वेलकम बैक। पिछले कुछ दिनों में हमने डीलिमिटेशन वर्ड बहुत सुना है। डीलिमिटेशन एग्जैक्टली क्या होता है, इसके पीछे की मंशा क्या है, इसके पीछे का कानून क्या है और अपोजिशन क्या कहना चाहता है, वो इस वीडियो में समझने का ट्राई करते हैं। डीलिमिटेशन का बेसिक मतलब होता है रीड्रॉइंग ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जयपुर और सीकर दो जिले हैं जो बहुत पास पास है। किसी कारण से जयपुर की जनसंख्या ज्यादा है, सीकर की जनसंख्या कम है। जनसंख्या के अनुपात में अगर हम क्षेत्रों को बांटे तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर गांव, कोई पर्टिकुलर कस्बा जो जयपुर में हुआ करता था अब वो सीकर में चला जाए, यानी वो जयपुर का एमपी ना चुन के सीकर का एमपी चुनेंगे। दिस एग्जैक्टली इज डीलिमिटेशन। अब डीलिमिटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? भारत का संविधान कहता है कि हर जनगणना के बाद, हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग रोजगार के तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, लोग व्यापार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, शादी होकर माइग्रेशन होता है, स्टूडेंट नौकरी की तलाश में बाहर जाता है। इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर ही लोगों को अपने एमपी और नेता चुनने चाहिए, जिसका नाम डीलिमिटेशन है। अब भारत के अंदर एक कानून लाया जा रहा है, एक प्रस्ताव लाया जा रहा है जिससे डीलिमिटेशन भारत के अंदर 2011 के सेंसस के आधार पर होगा। देश का संविधान यह कहता है कि जो भी लास्ट सेंसस हुआ उसके आधार पर डीलिमिटेशन होना चाहिए। 1971 में भारत जनसंख्या नियंत्रण के दायरे में था, जनसंख्या नियंत्रण का काम कर रहा था, जोर कर रहा था। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उस समय की सरकार ने भारत के डीलिमिटेशन को 25 सालों के लिए फ्रीज कर दिया। 25 सालों के लिए फ्रीज किया गया। विद इन द ज्योग्राफिकल स्टेट कुछ क्षेत्रों को बदलाव करना संभव था, लेकिन राज्यों के बीच में बदलाव करना संभव नहीं था। इस चीज को 2001 में बढ़ाकर 2026 तक के लिए इंप्लीमेंट कर दिया गया। यानी संवैधानिक मजबूरी थी कि 2026 तक बड़ा ज्योग्राफिकल डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता। 2026 में अभी कानूनी अध्यता खत्म हो गया है और अब सरकार डिलिमिटेशन कर सकती है। इसके लिए आधार बनाया जा रहा है 2011 की जनसंख्या को, जनगणना को, और उसी को लेकर अपोजिशन का भी विरोध है। दूसरा विरोध यह है कि जनसंख्या अगर नियंत्रण किसी स्टेट ने अच्छा किया है तो उसको क्यों पनिश किया जाए। सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति से बढ़ी है। कर्नाटका, तमिलनाडु चूंकि पढ़े लिखे थे तो इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को मैनेज करके रखा। एक समय आएगा जब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि अगर डीलिमिटेशन इंप्लीमेंट किया गया तो उत्तर प्रदेश के एमपी कहीं ज्यादा होंगे और उस अनुपात में तमिलनाडु के एमपी की संख्या काफी कम होगी। यानी तमिल लोगों के लिए भी अगर कानून बनने हैं, तमिलनाडु के लिए लोकल कानून भी अगर होंगे, लोकल डिसीजंस भी होंगे, तो वो लोग लेंगे जो कभी तमिलनाडु गए ही नहीं है, जिन्हें तमिल लोगों की लोकल प्रॉब्लम्स का नहीं पता या लोकल ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज का आइडिया नहीं है। यही कारण है कि साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स इस चीज का विरोध कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार सिंपल कह रही है कि हम 2023 के अंदर जो नारी शक्ति वंदन योजना लाए थे, जिसमें भारतीय महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो इंप्लीमेंट करने के लिए हमें देश के लोकसभा की लगभग 550 सीटों से 850 सीटें करनी पड़ेगी। 543 सीट्स टू बी प्रिसाइज, जिसको ऑलमोस्ट 54% बढ़ाकर 850 कर दिया जाएगा, जिसमें से 815 सीट्स स्टेट्स की होंगी और 35 सीट्स यूनियन टेरिटरीज की होंगी। ये 54% ग्रोथ 550 के आंकड़े पर है। तमिलनाडु समेत 5 साउथर्न स्टेट्स का आंकड़ा बनता है प्रेजेंट सिचुएशन में 129 एमपी सीट्स। अगर हम इसे 50% ग्रोथ भी देते हैं तो 195 सीट्स बनती है, जो कि एग्जैक्ट डेटा सरकार कह रही है हमारे प्रस्तावित डीलिमिटेशन के बाद साउथ इंडिया का डाटा होगा। अगर आप इस एब्सोल्यूट नंबर को देखते हैं तो आप इस रिलेटिव टर्म को मत भूलिए कि 129 पे बढ़ाया गया 50% सिर्फ 195 ही होता है, जबकि 550 पे बढ़ाया गया 50% 850 तक पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट्स है। उत्तर प्रदेश का एमपी रिप्रेजेंटेशन तमिलनाडु समेत सभी साउथ इंडियन राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है इस समय डिस्कशन का पॉइंट। साउथर्न इंडिया की पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगी। आजाद भारत के बाद से हमेशा यह बात तय रही है कि पढ़ा लिखा और एक अच्छा इकोनॉमिक राज्य होने के बाद भारत के अंदर साउथ इंडिया की राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत रही है। कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर साउथ इंडिया से आए हैं, ऐसा माना गया है। प्रॉब्लम है 2011 के सेंसस का आंकड़ा क्यों लिया जा रहा है। अगर हम 2011 का सेंसस का आंकड़ा ले तो मौजूदा सरकार के पास एक डेटा होता है। वो डेटा यह कहता है कि पिछले 15 साल में 2011 से 2026 तक किस राज्य ने किस डेमोग्राफिक पैटर्न पर वोट किया है। अपोजिशन का सिंपल कहना है कि इसका दुरुपयोग होकर डीलिमिटेशन अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। वहीं साउथ इंडिया कहता है
कि हम अनपढ़ और पढ़े लिखे साउथ के बीच में, अनपढ़ नॉर्थ और पढ़े लिखे साउथ के बीच में ये खाई क्यों बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही राज्यसभा और लोकसभा के बीच में एक गैप हो जाएगा, इम्बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा। लोकसभा की सीट्स 550 से 850 कर दी जा सकती है क्योंकि कानून कहता है, संविधान कहता है, लेकिन राज्यसभा के लिए भारत के संविधान का आर्टिकल 80 ये कहता है कि सीट्स को 245 से 250 मैक्सिमम किया जा सकता है, 250 से ज्यादा सीट्स नहीं हो सकती। याद कीजिए, भारत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा राज्यसभा के एमपीज भी वोट करते हैं। अगर राज्यसभा सिर्फ 250 पर अटक जाएगा और लोकसभा 850 पर पहुंच जाएगा तो प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में सत्ता पक्ष को बहुत ज्यादा फायदा होने की संभावना है। याद कीजिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने लोकसभा राज्यसभा का कंसेप्ट क्यों लाया होगा। किसे परमानेंट हाउस कहा जाता है और किसे अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। 1/6 मेंबर्स हर 6 साल में रिटायर होते हैं। हर साल 1/6 मेंबर रिटायर होते हैं, लेकिन यह हाउस हमेशा चलता है। यह हाउस कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है। 2011 का सेंसर का प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ वर्सेस साउथ का प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया। इससे पहले अगर हम इतिहास की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, तो भारत के अंदर 1976 में जो फ्रीज किया गया था डीलिमिटेशन को, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देश में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके अंदर कुछ नई चीजें जोड़ी गई थी, मसलन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जुडिशियल रिव्यू पावर कम किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों के लिए ऐड की गई थी। इसके अलावा भारत के संविधान में, याद कीजिए, पहला पेज है प्रियम्बल का। प्रियम्बल, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज ए सोशलिस्ट सेक्युलर सोवरेन। भारत के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले भारत के संविधान के प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आया है। अब जो आ रहा है उसका नाम है 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, लेकिन 180 डिग्री पे। एक समय पे डीलिमिटेशन को फ्रीज किया गया था, अब डीलिमिटेशन को ओपन किया जा रहा है। तो 1976 के बाद भारत ने एक नया अध्याय देखा भारत की राजनीति में, ज्योग्राफिकल डेमोक्रेसी के आधार पर, वोटिंग पैटर्न पर। 2026 के बाद यह अध्याय पूरी तरह बदल जाएगा अगर यह इंप्लीमेंट होता है। इतना सब बोलने के बाद एक छोटा सा एग्जांपल ये बताता है कि स्टेट्स का प्रॉब्लम, स्टेट्स का कंसर्न क्या जेन्युइन है। सपोज किसी एक स्टेट के पास 10 सीटें हैं, एक ऐसे सिस्टम में जिसमें टोटल सीट्स 100 हैं। 100 सीट्स में से 10 सीट लेने पर उस स्टेट का पावर 10% था। अगर उन सीट्स को 150 कर दिया जाता है और स्टेट की जनसंख्या के आधार पर उन सीट्स को 14 कर दिया जाता है, तो 150 में से 14 एमपीज होने की वजह से इस स्टेट का पॉलिटिकल पावर हो जाएगा 9.33%। एब्सोल्यूट टर्म्स और रिलेटिव टर्म्स में डिफरेंस क्लियर है। चूंकि सीट्स 10 से 14 हुई हैं, 100 से 150 हुई हैं, तो पावर परसेंटेज आपको कम दिख रहा है। अगर इस स्टेट में 2% 4% भी होता है तो दिस इज वर्थ फाइटिंग फॉर। अब छोटा सा कंपैरिजन नॉर्थ और साउथ का, मेरा फेवरेट है। साउथ नॉर्थ, साउथ एजुकेटेड है, नॉर्थ अनएजुकेटेड, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। साउथ एग्रेरियन इकोनॉमी है, नॉर्थ वाले मजदूर हैं। फॉरेन रेमिटेंस बहुत आता है साउथ से, नॉर्थ से ऐसा कोई खास रेमिटेंस इंडिया में कम से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। इसका रीजन है क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना साउथ वाले खाली गल्फ कंट्रीज में गए होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। दे आर इन द फर्स्ट वर्ल्ड, यू नो। अमेरिका में आंध्रा वाले, तेलुगु पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तमिल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है, गुजरातीज भी हैं, बट दे आर नॉट, यू नो, लेट्स नॉट गेट दैट इनटू दैट पार्ट ऑफ रीजनल पावर्स। ये गूगल को हेड करते हैं, नेचुरल बात है। और ये एक्सट्रेडिशन की बातें चलती है नॉर्थ वालों की, कि कभी यूके से एक्सट्रेडिशन की बात है, कभी किसी और जगह से एक्सट्रेडिशन की बात है। साउथ वालों के पास गोल्ड बहुत है, नॉर्थ वालों के पास उतना गोल्ड नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप अपने घर के आसपास या टीवी पर, मोबाइल पर आसपास नज़र घुमाइए कि 2 सबसे बड़ी कंपनियां जो गोल्ड की हैं इंडिया के अंदर, मणिपुरम, मुथूट एटसेट्रा, वो केरल से आती है। साउथ वाले नॉर्थ वालों को नौकरी देते हैं अपने खेतों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने कंस्ट्रक्शन में, और नॉर्थ वाले जाते हैं नौकरी करने के लिए। साउथ में बहुत सारा पानी है, सो मच वाटर जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। नॉर्थ में उतना पानी नहीं है। एक पॉइंट जो सबसे बदकिस्मत है वो ये है कि साउथ में डिस्कशंस इंटेलेक्ट लेवल के होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल के होते हैं।
हमारे नॉर्थ का एक राज्य है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन में तो 9th क्लास हाईएस्ट है, मतलब दोनों मिला के 9th क्लास पास ही नहीं कर पाए। सो साउथ वर्सेस नॉर्थ इज अ रियल प्रॉब्लम। साउथ इज वे अबव नॉर्थ इंडिया इन मैनी थिंग्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिलिमिटेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, गुड नाइट।